हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड आज हमारा पांचवा लेक्चर है और पांचवा लेक्चर पांचवा है। तो इस पांचवा लेक्चर में हम दर्पण के बारे में और भी बात करेंगे। तो दर्पण को शुरू करने के लिए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। एंड चलते हैं हम उत्तल दर्पण की ओर। तो उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो इसके बारे में देखेंगे। उत्तल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाया जाता है, अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है, हम 4th लेक्चर में उसके बारे में बात कर चुके हैं और उसके रूल 6 रूल के बारे में बात किए हैं। तो उस 6 रूल को आप लोग याद कर लें और मैं जितना भी नोट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करें और उसे याद कर डालें। और सबसे पहले कि आप लोगों को एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो भारती भवन को ख़रीद लें 10th के लिए, भारती भवन को, और एनसीईआरटी को रीडिंग मारें। उससे हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होते हैं। और भारती भवन से जो है थ्योरी, बहुत सारे थ्योरी भी है। तो थ्योरी आप लोग बनाओगे दर्पण का तो आप लोग और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण के किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो अगले लेक्चर में अवतल के बारे में देखें और इस लेक्चर में हम उत्तल के बारे में देखेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है तथा वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। उत्तल दर्पण विस्तृत दृष्टि क्षेत्र के प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब हमेशा फोकस तथा फोकस के बीच बनते हैं। फोकस के बीच बनते हैं। और आज दूसरा में क्या है कि दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब तथा स्थान, आकार और प्रकृति के बारे में बताएं। तो उत्तल दर्पण के द्वारा सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में प्रतिबिंब के आकार, स्थान और प्रकृति को नीचे रेखा चित्र की सहायता से बताया गया है। इसमें सबसे पहला रूल नंबर क्या आता है कि जब वस्तु अनंत पर होता है यानी इनफाइनाइट पे होता है तो क्या होता है। तो सबसे पहला दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ बनता है। ये जो प्रतिबिंब बना ये दर्पण के पीछे बना, काल्पनिक तथा सीधा। ये काल्पनिक में बन रहा है और ये सीधा प्रतिबिंब बन रहा है और दर्पण के फोकस पर बनता है। ये कहाँ है, ये फोकस है। यहाँ क्या है, फोकस के पर बनता है और वस्तु के अपेक्षा बहुत छोटा बनता है। और वस्तु की अपेक्षा आप लोग देख ही सकते हैं कि कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे, इस पॉइंट पे बन रहा है। तो यहाँ वस्तु का जो आकार है बहुत छोटा है। तो अब रूल नंबर दो की ओर चलते हैं कि रूल नंबर 2 में क्या बोल रहा है। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच हो, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच होता है तो क्या होता है, तो उसके बीच दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा और काल्पनिक तथा सीधा बनेगा और फोकस तथा ध्रुव के बीच ही बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच ही बनेगा और वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा, ये भी बहुत छोटा बनेगा। रूल नंबर 3, ये 3 है। रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो जब वस्तु ध्रुव पर हो यानी पोल पे होता है तो क्या होता है, जब उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव पर वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। ध्रुव पर ही बनता है और ये काल्पनिक तथा सीधा बनता है। वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के आकार के बराबर ही बनेगा।
ये हमारा 3 ही रूल था जिसमें हम सबसे पहला किसके बारे में देखें तो सबसे पहला हम वस्तु के जब वस्तु अनंत पे हुआ, कहाँ पे हुआ? जब वस्तु अनंत पे हुआ। रूल नंबर 1 में जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, और इसमें क्या बोल रहा है कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच होता है, दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच होता है, तो ये रूल नंबर 2 में बोला गया है। और रूल नंबर 3 में क्या बोला है? जब वस्तु ध्रुव पर ही होता है तो उसका प्रतिबिंब। तो 3 ही रूल है, लेकिन हमारा जो अवतल दर्पण का है और अवतल दर्पण में उसमें 6 रूल दिया गया है और एक स्पेशल रूल है। बात समझ में आई तो आगे चलते हैं। किसी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए? किसी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए? तो दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला, तो वस्तु को हमेशा दर्पण के परावर्तित सतह के सामने बाईं ओर रखनी चाहिए। वस्तु को परावर्तक सतह के बाएं ओर रखनी चाहिए। और प्रतिबिंब निर्माण के लिए, और दूसरा में क्या बोला है? प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 किरणों का वास्तविक तथा काल्पनिक कटान होना जरूरी है, या अन्यथा क्या होगा? प्रतिबिंब नहीं बनेगा। समझा? तो ये हो गया दूसरा में। अब तीसरा में बोल रहा है जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यानी मुख्य अक्ष ये अवतल दर्पण बना है, ये हमारा ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, तो इसके समांतर जा रहा है। समांतर तो क्या होगा? तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। तो वो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजर जाती है। गुजर जाती है। अब 4 नंबर पॉइंट में देखते हैं, जो किरण फोकस से दर्पण पर आती है, फोकस से दर्पण पर आती है, वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। उसके बाद किरण फोकस पे आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जो किरण दर्पण के ध्रुव पर यानी पोल पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद नियमों का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है। समझा? उसके बाद हम 6 नंबर लेक्चर में 6 नंबर पॉइंट 6 के में बात करेंगे। जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र पर आपतित होने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं, क्या होता है, किरण जो वक्रता केंद्र पर आपतित भी होती है लेकिन फिर उसी ही दिशा में लौट जाती है। ये था हमारे दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियमों का पालन करना, किस कौन सी नियमों को पालन करना चाहिए, इसके बारे में अब हम आते हैं। अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखें। तो अवतल दर्पण का बहुत सारा उपयोग है और ये इसका जो हर एक पॉइंट यानी हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप सोलर कुकर की बात करें तो, या एएनटी के बारे में बात करें, या हेडलाइट के बारे में बात करें, या टेबल लैम्प के बारे में बात करें, ये सभी हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट में क्या हुआ है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है। तो अगर पूछ दे, कई बार बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, तो कौन ऐसा दर्पण है जो हम हजामती में काम आते हैं? तो हजामती के में कौन से दर्पण काम आते हैं? तो अवतल दर्पण आते हैं। तो दूसरा नंबर आप ईएनटी का, इसका उपयोग जो होता है ईएनटी डॉक्टर भी करता है अवतल दर्पण का उपयोग, जो रोगियों के आँखों, कान, दांत उसके निरीक्षण के रूप में किया जाता है। क्योंकि इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो अवतल दर्पण जो है वो हमारे जो प्रतिबिंब बनता है वो उसे और भी बड़ा कर देता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब तीसरा पॉइंट में क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में भी किया जाता है। और चौथा लेक्चर में क्या है कि टॉर्च के कटोरी, जो हमारा टॉर्च होता है उसके कटोरी में भी अवतल दर्पण का के रूप में किया जाता है, अवतल दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता, अवतल दर्पण के रूप में ही जैसा किया जाता है। अब 5वां में वाहनों के हेडलाइट
में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे होता है? वाहनों के हेडलाइट में। अब टेबल लैंप में भी किया जाता है। क्या होता है? टेबल लैंप में भी किया जाता है। और परावर्तक ट्यूब, हाँ, परावर्तक दूरबीन, दूरबीन है। दूरबीन में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखे हैं। अब उत्तल दर्पण के उपयोगों को लिखे हैं। सॉरी, हम अवतल बोल रहे थे। अब उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में लिखेंगे। तो उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। तो सबसे पहला इसका पॉइंट क्या है? इसका उपयोग सड़क तथा गली में स्ट्रीट जो लाइट होता है उसमें भी किया जाता है। और दूसरा पॉइंट में बोल रहा है कि इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों भी किया जाता है। और इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर में भी किया जाता है। डबल डबल लिख दिए हैं, सॉरी, इसके लिए डबल डबल लिख दिए हैं। तो इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण जो है वो हमारे प्रतिबिंब को क्या कर रहा है? छोटा कर रहा है। और जो हमारा साइड मिरर होता है, कहीं पे भी अगर हमारे दूर से भी कोई ट्रक आ रही है तो उसे हम मिरर में देखेंगे, साइड मिरर में, तो वो हमें दिखाई देगा। वो दिखाई देगा एक्यूरेट, वो बड़ा करके नहीं, एक छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। अब चलते हैं हम दूसरी क्वेश्चन की ओर। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? तो उसके बारे में यहाँ तो पढ़े कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। और यहाँ अवतल दर्पण, यहाँ उत्तल दर्पण के ऊपर है, और वहाँ यहाँ भी पढ़े कि हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती। तो क्यों किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? तो अवतल दर्पण के सामने जब अवतल दर्पण के सामने जब फोकस तथा और ध्रुव के बीच वस्तु को रखते हैं, फोकस और कहाँ पे? ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखते हैं, तो उसका सीधा काल्पनिक और दर्पण के पीछे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। यही गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है। और व्यक्ति को हजामत बनाते समय व्यक्ति को फोकस के अंदर बैठाया जाता है। फोकस के अंदर बैठाया जाएगा हजामत। अगर आप जाएं हजामत बनाने के लिए, तो आपका नाई जो है आपको कहाँ पे बैठाएगा? आपको फोकस में बैठाएगा, क्योंकि उसे वो जो बाल है उसे और भी ज़्यादा बड़ा बड़ा दिखाई दे, कहाँ कमी हो रहा है, कहाँ कर रहा है, कहाँ छोड़ रहा है, छूट रहा है। तो उसी को देखने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सही बात है। अब चलते हैं, यहाँ देख सकते हैं फिगर में कि किस तरीके से अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में। तो और इसमें क्या होता है कि ये काल्पनिक एवं बड़ा बनता है। क्या होता है? काल्पनिक एवं बड़ा बनता है प्रतिबिंब। स्पेशल केस आप जो अवतल दर्पण का स्पेशल केस है उसको ले सकते हैं, उसी में आता है ये स्पेशल केस में, जिसमें एक अवतल दर्पण है। यहाँ फोकस एंड ध्रुव, पोल एंड फोकस के बीच एक वस्तु को रखा गया। उसके बाद प्रकाश किरण आई यहाँ से और यहाँ पे टकरा करके फोकस से चले गया, और एक पोल पे टकराया, उसके बाद चले इनफाइनाइट हो गया, चले गया। तो यहाँ पे जो हमारे काल्पनिक में जो प्रतीत होता है, तो ये हमारा बड़ा, यही इमेज हम उसको एक नाई को दिखाई पड़ता है बड़ा करके। ये हमारा रियल इमेज है, ये हमारा क्या है? तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब। अब ENT डॉक्टर और घड़ी साज भी क्रमशः छोटे अंगों या छोटे पुर्जों को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट तथा सर्च लाइट, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में भी किया जाता है। अवतल दर्पण यानी सर्च लाइट में क्यों करते हैं?
तो अवतल दर्पण से फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इसी खासियत को देखते हुए अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में भी किया जाता है। यहाँ अगर हम बल्ब को रखते हैं, जलती हुई बल्ब को, और यहाँ अवतल दर्पण को रखते हैं, तो ये हमारा जो लाइट है, लाइट यहाँ पे आया और यहाँ से परावर्तन के बाद चले गया। तो यहाँ पर फिर यहाँ से आया फिर चले गया, यहाँ से आया यहाँ चले गया। इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में भी किया जाता है, सर्च लाइट में भी किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि ये समांतर प्रकाश किरणों को दर्पण से परावर्तन के बाद वो एक बिंदु पर जमा कर देती है। इसी गुण का उपयोग करते हुए इसी के कारण अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। यहाँ खाद्य सामग्री को सोलर कुकर में दर्पण के फोकस पर रखा जाता है। यहाँ से इनफाइनर से प्रकाश आया और यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, अवतल दर्पण पे रिफ्लेक्ट किया, और यहाँ से रिफ्लेक्ट के बाद यहाँ फोकस और पोल के बीच यहाँ पे जमा हो गया। तो यहाँ अगर खाद्य सामग्री को यहाँ रखा जाता है, इस कारण से हमारा जो खाद्य सामग्री है पक जाता है। इसलिए इसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब क्या होता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी खोल करके, अगर देखते हैं तो तो ठीक है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या होता है? तो ये हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। आप लोगों को पता है कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो पीछे ही बनता है। ये वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक एंड सीधा होता है। सही बात है। और उत्तल दर्पण की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वे विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है। विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है। ऊपर के गुणों के कारण इसको जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तब वह अपने पीछे विभिन्न दूरियों से आ रहे वाहनों की प्रतिबिंब आभासी दर्पण में देखता है, जिस कारण वो देख पाते हैं कि कहाँ से गाड़ी आ रहा है, कहाँ पे साइड लेना है। साथ ही साथ चालक बाइक बाईं ओर हो या दाहिनी ओर से आ रहे वाहनों का प्रतिबिंब साइड मिरर में देख पाता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। फिगर में देख सकते हैं कि ये उत्तल दर्पण है। यहाँ पे ये वस्तु को रखा गया है और ये चल करके यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया और ये ऊपर चले गया है, यानी छिद्रा गया। तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है फोकस में, और ये यहाँ से अगर हुआ तो पोल में टकरा के यहाँ इधर रिफ्लेक्ट कर गया, तो यहाँ से यहाँ प्रतीत होता है। ये जो यहाँ प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है? ये छोटा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक बनता है सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। सही है। और इसे आप समझ सकते हैं, ये 3 फिगर है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग पढ़ते हुए देखते चले जाएं। ठीक। एंड गाइज, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर लें।
लाइक कर लें मेरे और शेयर कर लें, वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अपने दोस्तों में शेयर करें, वो भी देख पाएँ और लाभ उठा पाएँ इस वीडियो का। एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।